हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और आपको मिलेगा फिक्शन का सारा ज्ञान यही फिक्शन फैन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई साईफाई सीरीज यानी कि 3 बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि सेम नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे चाइनीज मूवी भी बन रखी है। और बात करते हैं नेटफ्लिक्स की इस सीरीज की, तो ये 8 एपिसोड की है। और सच बताता हूँ, आपको हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड की तरफ लेता हुआ देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ आपको 5 एपिसोड तक ही लगेगा कि लास्ट के 3 एपिसोड बहुत ही बोरिंग से पेसिंग के साथ आते हैं। इसका रीज़न चाहे आप मान लो कि नेटफ्लिक्स की जो 8 एपिसोड वाला फॉर्मेट है ये हो सकता है, या फिर इनके पास कवर करने के लिए था बट इन्होंने किया नहीं, ये भी हो सकता है। खैर जो भी हो, बट अगर हम बात करें सीरीज के प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्वालिटी आपको टॉप टॉप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज भी की है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। अगर मैं इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू दूँ अभी आपको, तो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप साईफाई जॉनर को एंजॉय करते हो, कुछ बहुत ही माइंड बेंडिंग या ट्विस्ट से भरा हुआ देखना चाहते हो, तो आप इस सीरीज़ को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब ये सीरीज़ जो है वो 8 एपिसोड की है और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट्स के आसपास वेरी करता है। क्या आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह का कंटेंट एंजॉय करते हो, तो कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन कौन सी चीज़ों के, कौन कौन सी सीरीज़, मूवीज़ या एनिमे के ऊपर कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि खैर हम तो है ही फिक्शन के फ़ैन और काम ही यही है हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज स्टार्ट होती है चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन से, जो कि चाइना का एक रियल लाइफ हिस्टोरिक इवेंट रहा है। तो स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि किस तरह कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम ही यहाँ पे ये जताई नाम के एक प्रोफेसर को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो क्राउड में ही खड़ी चुपचाप उनकी बेटी ये वेंची ये सब देख रही होती है। वहाँ से स्टोरी जो है वो सीधा जंप करती है 2021 के टाइम में, जहाँ पे लंदन के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह से पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एक रैंडम तरह के पैटर्न्स यहाँ पे शो करते हैं, जिसे साइंटिस्ट अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। साइंटिस्ट को लगने लगता है कि उनके जो फिजिक्स के लॉ जो अब तक वो फॉलो कर रहे थे वो सब इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं। साइंटिस्ट के सर्कल्स के ग्रुप में ये बातें चलने लगती है कि साइंस इज ब्रोकन, साइंस टूट चुका है, और सब लोग काफ़ी कंफ्यूजन के स्टेट में यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसी बीच कुछ साइंटिस्ट सुसाइड कमिट कर रहे होते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल एजेंसी काम कर रही होती है। इस एजेंसी को लीड कर रहे कैरेक्टर होते हैं वेड, जिनके अंडर शी नाम के डिटेक्टिव काम कर रहे होते हैं। शी को इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है कि साइंटिस्ट का जो भी सुसाइड हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के ग्रुप के साथ, जो कि आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, ऑल्दो वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी यहाँ पे दिखाए गए, जिनमें एक कैरेक्टर होती है ऑगस्टिन सलाज़ार, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कंडक्ट कर रही होती है और साथ ही एक प्रोजेक्ट को भी लीड कर रही होती है। अब हमको दिखाया जाता है कि अचानक से उनके आंखों के आगे एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रहा होता है। अब इसके पीछे के लॉजिक को और काउंटडाउन क्या है, काउंटडाउन कब खत्म होगा और खत्म होगा तब क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ों का जवाब आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो नेटफ्लिक्स की बाकी सीरीज़ के जैसे ही इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है, जहाँ पे आपको कभी भी कोई मौका नहीं मिलेगा कंप्लेन करने का। ऑल्दो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको CGI और VFX में कुछ कुछ जगहों पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, स्पेशली जब स्पेस के सीन्स आपको दिखाए जाते हैं, तब आपको लिटरली लगेगा कि कोई वीडियो गेम चल रही है। बट सीरीज़ के अंदर CGI और VFX के काफ़ी कम शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इतनी कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। बात करें इसके पेसिंग की, तो पहले 5 एपिसोड में ये सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पेसिंग पकड़ती हुई नजर आई, जहाँ पे हर एपिसोड एंड होता है एक क्लिफ हैंगर पे, जो कि आपको दूसरे एपिसोड की तरफ अट्रैक्ट कर देगा। मतलब दूसरा एपिसोड आप तुरंत के तुरंत देख लेना चाहोगे कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। पर जैसे जैसे आपको सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, वहीं से इस सीरीज स्लो होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो 5 एपिसोड जो है 8 में से, वहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ी पेसिंग देखने को मिलेगी, आप ज़रा भी बोर नहीं होंगे। पर जैसे ही 6 एपिसोड, 7 एपिसोड और 8 इवन फाइनल एपिसोड भी आपको काफ़ी स्लो फील होगा कंपेयर टू पहले 5 एपिसोड से। शायद इनके पास स्टोरी तो पूरी थी, बट ये चाहते थे कि ये कुछ कुछ हद तक ही इसको सीजन 1 में कवर करें, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 3 बुक्स के अंदर, जिसमें इन्होंने ज़्यादातर मोटा मोटी पहली बुक को ही टच किया है इस सीजन के अंदर, जो कि समझ में भी आता है। बट साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं बुक के कंपेरिजन में, जो कि कुछ कुछ जगह पे सेंस बनाता है, वहीं पे कुछ कुछ जगह पे सेंस नहीं बनाता। पर साथ ही साथ कुछ जगहों पे कैरेक्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं और कुछ कैरेक्टर्स को लिटरली हटा दिया गया है। तो वो काफ़ी चेंज यहाँ पे रीडर्स जो भी है
जिन्होंने बुक पढ़ रखी है ऑलरेडी, उनके लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप पूछो कि अच्छा है या बुरा है रीडर्स के लिए, तो मैंने बुक 1 पढ़ी हुई है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मेरे लिए बुक ज़्यादा अच्छी साबित होती है सीरीज़ के कंपैरिजन में। पर अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो या बुक नहीं पढ़ सकते हो या पढ़ना नहीं चाहते हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सीरीज़ देख के भी आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो जाओ। अगर बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हम किसी के भी परफॉर्मेंस में कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है, जिससे बाकी के एक्टर्स ओवर शेडो हो जा रहे हैं। जिनमें पहला कैरेक्टर है ये वेंजी का, जो कि हमारे स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और दूसरा कैरेक्टर है क्लैरेंस शी का, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ये सुसाइड साइंटिस्ट के जो सुसाइड हो रहे होते हैं। बुक के अंदर इनका नाम क्वांग शी बताया जाता है, जबकि यहाँ पे सीरीज में उसको चेंज करके क्लैरेंस शी कर दिया गया है। बट कहना चाहूँगा कि दोनों के ही कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यही 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बुक से एज इट इज़ लिए गए। बाकी के कैरेक्टर्स में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन और पूरा ही चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों ही कैरेक्टर आपको याद रहेंगे सीरीज खत्म होने के बाद भी। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छे स्केल पे शॉट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ, स्पॉइलर हो जाएगा थोड़ा सा, बट गेम के अंदर के जो सीन्स दिखाए गए हैं, जी हाँ सही सुना आपने, गेम के अंदर के, तो गेम के अंदर के जो सीन्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से शॉट है। उनका कंपोजिशन और उनका स्केलिंग जिस तरीके से होना चाहिए था एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सीरीज के अंदर एक सीक्वेंस आता है जो कि गेम के अंदर दिखाया जाता है, और बुक के अंदर जब मैं वो रीड कर रहा था तब जैसा मेरे माइंड के अंदर उसका इमेजिनेशन हुआ था, एज इट इज डायरेक्टर ने उसी स्केल पे और उतनी ही ब्यूटीफुली उसको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया है, जिसके लिए डायरेक्टर की तारीफ करना बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरीज के अंदर दिखाई जाने वाले एडल्ट कंटेंट की, तो यहाँ पे कुछ जगह पे आपको न्यूडिटी देखने को मिल सकती है और हल्के फुल्के किसी सीन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर रूम के अंदर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो फिर अपना अपना हिसाब देख लेना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस सीरीज़ का हम रिव्यू खत्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ का डीप एनालिसिस करूँ बुक के कंपैरिजन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।